अंतर्राष्ट्रीय संगठन परिचय। इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पुनर्निर्माण की बातें हो रही थी। इन्हीं चुनौती में से एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना, सुधार की प्रक्रिया और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव है। संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़वा और सुरक्षा परिषद के सुधार को लेकर उसका विषय दृष्टिकोण ने आप में जानकारी का ही काम विषय है। इस अध्याय का अंत इस सवाल से किया गया है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। इस अध्याय में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी चर्चा की गई है। ये संयुक्त राष्ट्र संगठन का झंडा दिखाया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक के चिन्ह है। इसे दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इसके चारों ओर जैतून की पत्तियां हैं। ये पत्तियां विश्व शांति का संकेत हैं। यह चित्र WWW और UN ऑर्गेनाइजेशन से सभार है। इस चित्र में ये कार्टून से पहला वाला हैरिसन केंगल्स कार्टून, पीटर्स पिस्मोस्त्रिविच केंगल्स कार्टून है। जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। उसका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए हमला जरूरी है। भारी संख्या में आम नागरिक मारे गए, कई सार्वजनिक इमारतें और रिहायशी इलाके इजरायली बम की चपेट में आई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले पर एक प्रस्ताव बहुत बाद यानी अगस्त में पास किया और इजराइल सेना इस इलाके से अक्टूबर में ही वापस हो सकी। ये दोनों कार्टून इस संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके महासचिव की भूमिका पर टिप्पणी करते हैं। यही बात तो वे संसद के बारे में कहते हैं। क्या हमें बतकही की ऐसी चौपाले वास्तव में चाहिए? बतकही की बातें ऐसे चौपाले में चाहिए? हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? एक और इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां, तो दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अमूमन UN कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यह संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रतीक, मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की जरूरत क्यों है? आइए यहाँ ऐसे लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्हें इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। डेग हेम रसोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव। बात कही कि चौपाल ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर के आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसे कि चर्चिल कहते हैं, हथियार लड़ने से बढ़िया है कि जबान लड़ाएं। क्या यह बात बेहतर नहीं है कि ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं? बनस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कालम करने के। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना एवं संचार के पूर्व अवर सचिव। ये दो उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है, नहीं, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम हो। देश के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान लें। इसकी जगह वे विभेद के मामलों पर बातचीत कर सकते हैं और उसका
एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः अधिकांश झगड़ों और मतभेद का समाधान बिना युद्ध के ही किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा तथ्य है जिस पर काम कम ध्यान जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसका अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्यों ही करते हैं और यह उनके मामले के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्य में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होती हैं। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्र के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करें। इसकी एक मिसाल तो बीमारी ही है। कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपने आबादी को टीके लगवाने में सहयोग करे। हम ग्लोबल वार्मिंग, विश्वव्यापी ताप वृद्धि और उसके प्रभाव का ही उदाहरण लें। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा, और अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके जैसे बड़े बड़े शहर भी शामिल हैं, डूब जाएंगे। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव का समाधान ढूंढ सकता है। तब भी अंततः सबसे प्रभावशाली समाधान यही होता कि ताप वृद्धि को रोका वैश्विक ताप वृद्धि को रोका। शीत युद्ध के बाद के समय कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर विश्व का अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड (IMF) है। यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। 189 12 अप्रैल 2006 की स्थिति। देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, लेकिन हर देश की राय का वजन बराबर नहीं है। समूह G7 के सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा के पास 41.29% मत है। अन्य अग्रणी देशों में चीन 6.09% है, भारत 2.64% है, रूस 2.59% है, ब्राजील 2.2% और सऊदी अरब 2.02% है। अकेले अमेरिका के पास 16.52% मताधिकार है। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना जरूरी है। दुर्भाग्य से सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग दो दो अलग अलग बातें हैं। देश सहयोग करने के जरूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या हो, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती। सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन कितना उठाए, सहयोग से होने वाली लाभ का आपसी बंटवारा न्यायोचित ढंग से कैसे हो, मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकर्रर नहीं, और आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई है उनमें से कोई भी दगा न करे। इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नहीं हैं। खुद करें, खुद सीखें। ऐसे मुद्दे और समस्याओं की एक सूची बनाइए जिन्हें सुलझाना किसी एक देश के लिए संभव नहीं है और जिनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। जनवरी 1942 में धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। फरवरी 1945 में तीन बड़े नेताओं रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने याल्टा सम्मेलन के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया। अप्रैल-मई 1945 सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन
संपन्न 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर, पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। 30 अक्टूबर 1945 भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। ऐसे संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्यों की को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी सचमुच भागीदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाए तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। हम ऐसे अनुमान कर सकते हैं कि अमेरिका और उसके खेम के देश विजेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में बहुत से लोगों और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी इच्छा आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है, और क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास पहले विश्व युद्ध की दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 न रोक सका। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। यूनाइटेड ये झंडे भी दिखाए गए। यूनाइटेड नेशन फाइट फॉर फ्रीडम 1942 की संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के आधार पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में अमेरिका के युद्ध सूचना विभाग यूनाइटेड स्टेट ऑफ वार फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन द्वारा तैयार किया गया पोस्टर। इस पोस्टर में उन देशों के झंडों को देखा जा सकता है जिन्हें मित्र राष्ट्रों के युद्धक प्रयासों के समर्थन करने का संकल्प किया था। यह पोस्टर एक अर्थ में महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जड़ युद्ध में थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, प्रमुख अंग, सहायक संधि, सैन्य समिति, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, पूर्व यूगोस्लाविया रवांडा शांति संस्थापक अभियान और मिशन। जो सुरक्षा परिषद 15 सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका को वीटो निषेधाधिकार का अधिकार। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए। निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें 15 न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्षों के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में महत्वपूर्ण बहुमत द्वारा होते हैं। मुख्यालय हेग में है। संबंध संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा IAEA आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायित्व। शोध और प्रशिक्षण संस्थान, सामाजिक विकास के लिए शोध संस्थान, अनराइज्ड सचिवालय, अन्य प्रमुख संगठन के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ। इसका प्रधान महासचिव होता है जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा 5 सालों के लिए करती है। कार्यक्रम और कोष, व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD, पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, विकास कार्यक्रम UNDP, बाल कोष UNICEF, जना कोष UNFPA, शरणार्थी उच्चायोग UNHCR, विश्व खाद्य कार्यक्रम WPF। आम सभा 193 सदस्यों के प्रतिनिधि सभा को एक समान मत प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरी निर्णय द्वारा सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं। अन्य इकाई में मानव अधिकार उच्चायोग का कार्यालय OHCHR, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय UNUHIV, कार्यक्रम UNAIDS, सहायक नीति समितियां तथा संदर्भ कार्य संबंध संगठन, रासायनिक हथियारों पर निषेध के लिए संगठन OPCW,
विशेष कार्यों के लिए आयोग, मानवाधिकार, मादक द्रव्य, टिकाऊ विकास, महिलाओं की स्थिति, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सदस्य देशों का चुनाव, आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देते हुए 54 देश, विशेष एजेंसियां जो वित्तीय सहायता के बिना हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, संयुक्त राष्ट्र संघ, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन UNESCO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन संघ ITU, क्षेत्रीय आयोग, आर्थिक आयोग, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियाई देश, आर्थिक और सामाजिक आयोग, एशिया प्रांत और पश्चिमी एशिया संबंध संगठन, विश्व व्यापार संगठन WTO, जो आर्थिक और सामाजिक परिषद, सदस्य देशों का चुनाव, आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए सभी भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि देते हुए 54, न्यायिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायशीता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी पलाऊ के आजाद होने के साथ 1 नवंबर 1994 से यह परिषद स्थगित। नियुक्ति करने के प्रति जवाबदेह दर्शाता है। एक तीर के पीछे 2 बिंदी वित्तीय सहायता का विहीन संबंध दर्शाता है। तीर के पीछे एक डार्ट सुरक्षा परिषद की विशेष स्थिति दर्शाता है। यह 5 अस्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार वीटो से नियंत्रित होती है। ये HTTP www न्यू विन ऑर्गेनाइजेशन इशू 375 PIC UN मैप GIF पर आधारित है। खुद का खुद सीखा संयुक्त राष्ट्र संघ की अनेक एजेंसियां का जहां जिक्र किया गया है, हर के एजेंसी की गतिविधि के बारे में एक समाचार खोजें। लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 1945 में इसे स्थापित किया गया। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर दस्तखत करने के साथ ही संगठन की स्थापना हो गई। 2 विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं, और अगर युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक और आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर के सदस्य को 1 वोट हासिल है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। इनके नाम हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे और इसी महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसीलिए इन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान। शीत युद्ध हो या न हो, एक सुधार तो सबसे पहले जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में केवल लोकतांत्रिक नेताओं को ही अपने देश की नुमाइंदगी करने का हक होना चाहिए। आखिर किसी तानाशाह को देश की जनता की ओर से बोलने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। प्रतिनिधि महासचिव होता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव है। उन्होंने महासचिव का एक पद 1 जनवरी 2017 को संभाला है। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसी हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में भी। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन UNHRC, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी UNHCR, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड UNICEF और संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO शामिल है। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजिमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाजें उठी हैं। बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। एक तो यह कि यह इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए। दूसरी, इस संगठन के न्यायाधिकरण में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों की तरह ये सुधार जरूरी है। देश के बीच सहमति इस बात पर नहीं कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। बनावट और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकता को कि इस संगठन में बेहतर नामुमकिन हो सके। खासतौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कहीं मुद्दों की ज्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के लिए काम, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानव अधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय तक सीमित रखे। आइए हम दोनों के किस्से के सुधार पर नजर दौड़ाएं। इस चर्चा में हम ज्यादा जोर ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ट्राइगल ली 1946 से 1952 नॉर्वे वकील और विदेश मंत्री कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम के लिए प्रयास किया। कोरिया युद्ध को शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहने का आलोचना दोबारा महासचिव बनने का सोवियत संघ ने विरोध किया। महासचिव के पद से त्यागपत्र डेग हैमरशोल्ड 1953 से 1961 में स्वीडन अर्थशास्त्री और वकील स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने और अफ्रीका के उपनिवेशीकरण के लिए काम किया। कांगो संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका की आलोचना की। यूथाट 1961 से 1971 बर्मा, म्यांमार, शिक्षक और राजनयिक, क्यूबा के मिसाइल संकट के समाधान और कांगो के संकट की समाप्ति के लिए प्रयास की। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना बहाल की। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की आलोचना की। कुर्ट वाल्डीहिम 1972 से 1981 ऑस्ट्रिया कूटनीतिक और विदेश मंत्री नीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान के प्रयास किए। बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख। तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी का चीन ने विरोध किया। जेवियर परेज द क्यूआर 1982 से 1991 पेरू वकील और राजनयिक साइप्रस, अफगानिस्तान और अल साल्वाडोर में शांति स्थापना के लिए प्रयास किए। नीबिया की आज़ादी के लिए मध्यस्थता। फॉकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच मध्यस्थता। बुतरस घाली 1992 से 1996 मिस्र राजनयिक विधि वेता और विदेश मंत्री
एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की। मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र संघ की सफल अभियान चलाया। बोस्निया, सोमालिया तथा और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के लिए आरोप लगे। गंभीर असहमतियों के कारण अमेरिका ने दोबारा महासचिव बनने का विरोध किया। कोफी ए अन्ना 1997 से 2006 घाना संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाए। अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार दिया। 2005 में मानव अधिकार परिषद तथा शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की। 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। बान की मून 2007 से 2016 कोरियाई गणराज्य दक्षिण कोरिया कूटनायक और विदेश मंत्री। इस पद पर बैठने वाले दूसरे एशियाई हैं। जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला। सहस्त्र बुद्धि विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य पर ध्यान दिया। यूएन वीमेन के निर्माण के लिए काम किया। युद्ध वियोजन और परमाणु निष्क्रियकरण पर जोर दिया। एंटोनिया मुनुएल दे ओलिवेरा गुटारेस 2017 पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। 1995 से 2010 यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। 2005 से 2015 सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष। 1999 से 2005 अभी वे संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव। चित्र WW1 ऑर्गेनाइजेशन से सभार है। ये फ्यूचर द वी वांट यूएन 12 जनवरी 2000। बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। 2015 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ के 17वीं वर्षगांठ की जश्न को मनाने की शुरुआत करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद 1945 में हुई। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति में जो सच्चाई थी उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ और उसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती थी। इस युद्ध के बाद ये सच्चाई बदल गई और 1991 में आए बदलाव में से कुछ निम्नलिखित है। सोवियत संघ बिखर गया। अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक है। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभरा और भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। ये देश सोवियत संघ से आजाद हुए देश हैं अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी जनसंहार, गृह, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणुविक प्रसार, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी मौजूद है। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 में हो रहा था तो विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है, जो कुछ करना जरूरी है, क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है, इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके इसके लिए कौन से सुधार जरूरी है। पिछले 15 साल से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार होने के इस सवाल पर व्यापक सहमति, लेकिन सुधार कैसे किया जाए कि मसला कठिन है, इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नामुमकिन नहीं करती। इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों और हितों पर छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव, 3 बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराया जाए। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की अस्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मापदंड सुझाए गए। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। सुझाव आए कि एक नए सदस्य को बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश
का योगदान ज्यादा हो, आबादी के लिहाजा से बड़ा राष्ट्र हो, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो, यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाजा से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में जो सर्वाधिक योगदान करने वाले देश 2019 में क्रम संख्या सदस्य परसेंट में संयुक्त राज्य अमेरिका 22%, चीन 12%, जापान 8.5%, जर्मनी 6%, यूके 4.5%, फ्रांस 4.4%, इटली 3.3%, ब्राजील 2.9%, कनाडा 2.7%, रूस 2.4%, दक्षिण कोरिया 2.2%, ऑस्ट्रेलिया 2.2%, स्पेन 2.1%, तुर्की 1.3%, नीदरलैंड 1.3%, मैक्सिको 1.2%, सऊदी अरब 1.1%, स्विट्जरलैंड 1.1%, अर्जेंटीना 0.9%, स्वीडन 0.9%, भारत 0.8%। स्रोत WWUN ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। इस बैंक को गतिविधि प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। यह बैंक मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवा, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा, सड़क, शहरी विकास, बिजली तथा सुशासन, कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास के लिए काम करता है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापिस नहीं चुकाने पड़ते हैं। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। विश्व बैंक स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से हर एक की कुछ न कुछ वैधता है। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाजा से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती है। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक न हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए अथवा उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके। कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक। अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान ही कसौटी हो तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। इससे आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया। खुद करें खुद सीखें चरण कक्षा को 6 समूहों में बांटे। हर समूह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए सुझाए गए कि किसी एक मानदंड का पालन करेगा। हर समूह अपने मानदंड के आधार पर अस्थायी सदस्यता की एक सूची बनाएगा। मसलन जनसंख्या के मानदंड को अपनाने वाले समूह सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की सूची बनाएगा। हर समूह अपने सुझाई हुई सूची पर एक प्रस्तुति करेगा और बताएगा कि यह मानदंड क्यों अपनाया जाना चाहिए। अध्यापक के लिए छात्रों को समूह के लिए वह मानदंड अपनाने दे जिसे वह स्वयं तरफदारी कर रहे हों। सभी सूची की तुलना करें और देखें कि कितने नाम पर सूचियों में साझे है। यह भी देखें कि कितनी बार भारत का नाम आ रहा है। कुछ समय एक खुली चर्चा करें और हम एक कौन सा मानदंड अपनाना चाहिए जाए। क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र की एक सीटें सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्रों और उपक्षेत्रों को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए। प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए। आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए। अगर आर्थिक विकास को आधार माने तो तब भी कठिनाई। विकासशील देश विकास की अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। फिर संस्कृति का क्या करें। क्या विभिन्न संस्कृति या सभ्यताओं को ज्यादा संतुलन ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। कोई विश्व की सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देखा जाए जब कि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक धाराएं उपस्थित होती हैं। इसी से जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 अस्थायी सदस्यों को दिया गया विशेष निषेधाधिकार वीटो पावर खत्म
होना चाहिए। अनेक का मानना है कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 अस्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई है। 5 अस्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनका सदस्यता अस्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। 2 सालों की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों के प्रतिनिधित्व हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को एक वोट का अधिकार होता है। बहरहाल अस्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है, भले ही अन्य अस्थायी सदस्य और सभी अस्थायी सदस्यों ने उसे फैसले के पक्ष में मतदान किए हो। निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली, लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि अस्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने अमूलचूल बदलाव के लिए तैयार न हो। इस बात का खतरा कि वीटो न हो तो सन 1945 के सामने इन ताकतवर देशों के दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावकारी न रह जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकरण सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में अस्थायी सदस्य द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल 1 जून 2018 तक चीन 11, फ्रांस 18, यूके 32, अमेरिका 84, सोवियत संघ या रूस 135 स्रोत WWUN ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है इकट्ठे हुए और इस अवसर पर मौजूद स्थिति की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। शांति संस्थापक आयोग का गठन। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी उसका उत्तरदायित्व ले। इस बात की स्वीकृति। यह बात बिल्कुल गलत है। असल में वीटो की जरूरत तो कमजोर देशों को है, उनको नहीं जिनके पास पहले से बहुत ताकत है। मानव अधिकार परिषद की स्थापना 2006 के 19 जून में सक्रिय सहस्त्र बुद्धि विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति। हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा। एक लोकतंत्र कोष का गठन। ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यायशीलता परिषद को समाप्त करने की सहमति। यह समझना कठिन नहीं कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचदार हैं। शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए? दुनिया में बहुत से ऐसे झगड़े चल रहे हैं। यह आयोग किसी में दखल दे। यह हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा संभव होगा? ठीक इसी तरह यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी? मानव अधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर पर मानव अधिकार उल्लंघन हो रहा है? मानव अधिकार उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई की जाए, इसे कौन तय करेगा? बहुत से देश भी विकासशील जगत की हिस्सा है। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG के बारे में पता करें। महत्वाकांक्षी लक्ष्यों ये दारफूर, वंचना, नरसंहार, शांति, सैनिक और स्वीकार, अंतर्राष्ट्रीय नाराजगी, अब कभी नहीं सहायता, पेट
बेगली केंगल्स कार्टून, शब्दों की बरसात, दारफुर में दारफुर की हालत की एक वन वानगी। आपका क्या मानना है, संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह की स्थिति में किस प्रकार हस्तक्षेप कर सकता है? क्या इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकरण में बदलाव की जरूरत है? को मानक बनाना कहाँ तक व्यवहारिक है? क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा? ऐसे ही और भी सवाल किए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत का विश्वास है संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना अभियान और शांति निर्णय कार्यालयों का मानचित्र, माली, पश्चिमी सहारा, मध्य अफ्रीका, गणराज्य दारफुर, कोसोवो, साइप्रस, लेबनान, भारत और पाकिस्तान ये चित्र में दिखाए गए हैं। नीचे हैती लाइबेरिया में भी है, DR कांगो, सूडान, दक्षिण अबी, मध्य एशिया और सीरिया में है। ये मैप नंबर 4259 रिन्यू 24 यूनाइटेड नेशन अक्टूबर 2017 से लिया। डेवलपमेंट ऑफ फील्ड सपोर्टेड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सेक्शन फॉर्मली कार्टोग्राफी सेक्शन स्रोत UN ऑर्गेनाइजेशन इन से लिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडों का विकास मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह जरूरी पूर्व शर्त है। भारत एक बड़ी चिंता परिषद का संरचना को लेकर सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधिमूलक चरित्र की हानि हुई है। भारत का तर्क है कि परिषद विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य सन 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दिए गई थी, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। इसके बाद से परिषद का कार्य जस का तस बना हुआ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील देश सदस्य हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी दोनों की तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थन करता है। भारत के प्रतिनिधि का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाजों की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के लिए उसमें अभी की अपेक्षा ज्यादा विकासशील देश होने चाहिए। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इस संगठन की स्थापना 1995 में हुई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारियों के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इसके सदस्यों की संख्या 164, 29 जुलाई 2016 की स्थिति है। हर फैसला सभी सदस्य की सहमति से की जाती है, लेकिन अमेरिका, यूरोप संघ तथा जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई जिसमें उसके हित सदते हों। विकासशील देशों की बहुत ही शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें धकी जाती हैं। आश्चर्य नहीं कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5
वहाँ ईसा निवास करती है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयास में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभा आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। भारत इस बात से आगाह की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। किसी देश को अपने इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलती है। क्या हम पांच बड़े दादाओं की दादागिरी खत्म करना चाहते हैं या उसमें शामिल होकर एक और दादा बनना चाहते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय आणविक एजेंसी ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांति उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व में परमाणु सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्र का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न हो। अगर आपकी साख एक ताकतवर देशों के रूप में है तो आपका प्रभाव ज्यादा होगा। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न वीटोधारी सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कतलब रहे, बल्कि कुछ और देश भी ये चाहते हैं कि भारत की सुरक्षा परिषद में वीटोधारी सदस्य अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल न किया जाए। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं और कुछ देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत अस्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा, और कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देश मसलन ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। और कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूरत प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा अगर संयुक्त राष्ट्र संघ किसी को न्यूयॉर्क बुलाए और अमेरिका उसे वीजा न दे तो क्या होगा? अमेरिका उसे वीजा न दे तो क्या होगा? क्योंकि मौजूद सुरक्षा परिषद इन्हीं महादेशों के नामुमकिन नहीं है। इन सरोकार को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रिया में सुधार से कुछ देशों की यह आशा भी बनी रही है कि इन बदलावों में संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं कारगर ढंग से काम कर पाएगा, एक क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते यह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। यह भी एक लक्ष्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भूक्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका की को लगे कि कोई प्रभाव उसके अथवा उसके अस्थायी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव न जचे तो वो अपने वीटो से वह उसे रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते
शेष विश्व में फूट डाल सकता है और डालता है, ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है, और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। अमेरिका नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहां तक शेष विश्व की बात है, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है, और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की वह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति को आलोचना की सुनवाई हो, और कोई बात बीच का रास्ता निकाले तथा रियायत देने की बात कही सोची जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। आज विभिन्न समाज और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इससे पारंपरिक निर्भरता ये चित्र में, अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझेंगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। चित्र में वार और यूएन, माइकल लेन केंगल्स कार्टून। आसियान खुद करे खुशी के आसियान क्षेत्रीय मंच के सदस्य के नाम पता करें का नाम दिया जाता है। इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज्यादा लोग कैसे रहेंगे। प्रौद्योगिकी यह एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयं से सेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानव अधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानव अधिकार से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। सरकारों को ये रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है, क्योंकि एमनेस्टी का ज्यादा जोर सरकार द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। बहरहाल ये रिपोर्ट मानव अधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भी मानव अधिकार का वकालत करता है। उनमें संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए बाल सैनिकों के का प्रयोग रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद की है। ह्यूमन राइट्स वॉच सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हों।